नमस्कार। अग्रसर के मंच से इंदु मिश्र आप सबों के समक्ष सरोकार कार्यक्रम में उपस्थित हुई हूँ और हमारे दोनों अतिथियों का बहुत साथ ही जुड़े दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को हम सरोकार कार्यक्रम में अग्रसर से उठाते हैं और आम जनता से इन सबों की बात को पहुंचाते हैं। आज जैसा कि हमारा विषय है भारतीय मीडिया का गिरता स्तर, और ये एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है और हमारे अतिथि इस नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मानना है कि मीडिया का सत्ता से गठजोड़ हो चुका है। कुछ लोगों का कहना है और कुछ लोग मानते भी हैं इसको, और आज हम इन्हीं सारे मुद्दों पे बात करेंगे। या फिर ये कहा जाए कि सत्ता को का वर्चस्व जो है सो वो कहीं न कहीं मीडिया के आधार को कुंद कर दिया है। और इन्हीं सारी वजहों से मुझे लगता है कि जब हम चर्चा करेंगे तो एक बात एक बाहर निकल के आएगी कि कारण क्या है कि मीडिया का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। तो आज मैं सबसे पहले दोनों अतिथियों का परिचय करवा दूं। आज के हमारे अतिथि हैं पारिजात सिन्हा जी। श्री सिन्हा कॉर्पोरेट एवं बिजनेस मैनेजमेंट के क्षेत्र में पिछले 30 वर्षों से कार्यरत हैं। आपने देश विदेश की अनेक कंपनियों में उच्च पदों पर जैसे सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट, कंट्री हेड, डायरेक्टर तथा मेंबर ऑफ एडवाइजरी बोर्ड आदि पर काम किया है। वर्तमान में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में दुबई स्थित एक प्रतिष्ठित मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म में डायरेक्टर हैं। साथ ही कई कंपनियों में कंसल्टेंसी सेवाएं दे रहे हैं। आप एक विशेषज्ञ भी हैं। आपकी एक पुस्तक सामान्य जन को न्याय के रास्ते में चुनौतियां प्रकाशाधीन है। आपका अग्रसर के मंच पर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। अतिथि एसएन आजाद जी श्री आजाद साक्षरता मिशन से जुड़े रहे हैं और बुनियादी शिक्षा के उन्नयन में आपके सराहनीय योगदान रहा है। आपको कई देश के सम्मानित पुरस्कारों से नवाजा भी गया है। मूलतः बेगूसराय बिहार के रहने वाले श्री आजाद ग्रास रूट लेवल के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और विविध क्षेत्रों में आपके द्वारा किए गए कार्य उल्लेखनीय है। आपका अग्रसर के मंच पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। तो मैं सबसे पहले सिन्हा जी से जानना चाहूंगी कि गिरते मीडिया के गिरते स्तर को वो कैसे देखते हैं और इस पे अपनी राय रखें। नमस्कार। देखिए, मीडिया का जो गिरता स्तर है इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं, या यूं कहें कि हम मीडिया के स्टैंडर्ड की जब बात करते हैं तो वी कैन कैटेगराइज दिस फॉलिंग स्टैंडर्ड इनटू टू पार्ट्स और टू कैटेगरीज। एक तो हम ये देख सकते हैं कि मीडिया का जो आइडियली जो फंक्शन होता है, जो रोल होता है, अगर मीडिया उन सारे फंक्शन से, उन सारे रोल से विमुख होती जा रही है अगर, तो ये भी उसका स्टैंडर्ड से गिरना एक हो गया, जो कि एक बड़ा मेजर इसका एक पार्ट हो गया। दूसरा होता है कि जो डे टू डे फंक्शंस में मीडिया की जो प्रोसेसिंग होती है या जो मीडिया जिस तरीके से काम करता है, तो उसमें भी जो उसका एक डेविएशन है, जो एक स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्ड है, उससे भी अगर वो अलग होता है तो वो भी हम कहते हैं कि मीडिया का जो है स्तर वो गिर रहा है। मैं इसका उदाहरण देता हूं थोड़ा, फिर उसके बाद आजाद साहब अपनी बात रखेंगे। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लेते हैं, पहला लेते हैं कि मीडिया का जो स्टैंडर्ड गिर रहा है, उसके जो फंक्शंस और जो रोल्स हैं उससे अगर मीडिया विमुख हो रहा है तो मीडिया का जो पहला फंक्शन है, जो या जो उसका नेचर होना चाहिए, मेरे ख्याल से मीडिया आइडियली शुड बी एंटी एस्टैब्लिशमेंट। जो सत्ता है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट का अर्थ यहाँ पर ये नहीं हुआ कि हम सत्ता के बिल्कुल लड़ाई कर रहे हैं। कहने का अर्थ हुआ कि मीडिया जो है वो जिस तरीके से लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के प्रोटेक्शन के लिए कई सारी संस्थाएं होती हैं, जैसे पार्लियामेंट होता है, जैसे जुडिशरी होती है, यूनिवर्सिटीज होते हैं, सिविल सोसाइटीज होती हैं, एनजीओज होते हैं, उसी तरीके से मीडिया भी होती है। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि चुनाव हो रहे हैं तो मतलब डेमोक्रेसी है, लेकिन दो चुनावों के बीच में जो देश में जो चीजें होती हैं वो भी डेमोक्रेसी है नहीं है, उसकी तरफ इशारा करती है। तो ये जो दो चुनावों के बीच में जो डेमोक्रेसी की जो प्रोटेक्शन होती है वो ये सारी संस्थाएं करती हैं।
जुडिशरी है, यूनिवर्सिटीज हैं, सिविल सोसाइटीज हैं और मीडिया है। मीडिया का रोल यहाँ पर बहुत बड़ा, मतलब बड़ा अहम होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए सरकार कहीं कुछ वैसे कार्य कर रही है जो असंवैधानिक है या जो देश हित में नहीं है, लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, तो हमको लगता है कि ठीक है, जुडिशरी तो है, लेकिन जुडिशरी तक ये बात पहुंचाएगी कौन? ये सारी बातें जो है वो मीडिया पहुंचाती है। तो इसलिए मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि वो बाय नेचर इट शुड बी एंटी एस्टैब्लिशमेंट। उसकी उसकी निगाह, उसकी तीखी निगाह सरकार पे लगी रहनी चाहिए कि सरकार कहाँ गलतियां कर रही है, कहाँ वो चूक रही है अपने कार्य से, कहाँ वो डेमोक्रेसी या जो जो संस्थाएं हैं उसको वो कमजोर कर रही है। तो ये जो एक रोल है मीडिया का कि जो उसका नेचर है, जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, वो पिछले कुछ वर्षों में वो नेचर अब दिख नहीं रहा है। एक तो ये जो फंक्शन से विमुख होने वाली बात हुई वो हो गई। इसके उदाहरण पर हम फिर आगे भी आएंगे। दूसरा जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो इसी फंक्शन से निकलता है, वो है कि मीडिया शुड बी आस्किंग वेरी टफ एंड इनकन्वीनियंट क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट, टू द पीपल हु आर इन पावर। इसका कारण क्या है कि सरकार के पास वो सारी शक्तियां हैं। आप जब संविधान भी बनाओ, आप पूरे संविधान में देख लीजिए, तो सबसे ज्यादा जो चेक एंड बैलेंसेस हैं वो एग्जीक्यूटिव पर लगाए गए हैं। स्टेट शैल नॉट डू दिस थिंग। पूरा पूरा जो फंडामेंटल राइट्स है वो पूरा स्टेट पे ये कि स्टेट ये नहीं करेगा, स्टेट वो नहीं करेगा। उसके आगे भी आप देखेंगे तो कई सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। जो दूसरे ऑर्गन्स हैं गवर्नेंस के, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, उसमें वो चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है जो एग्जीक्यूटिव पे है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि सबसे जो खतरनाक अंग होता है गवर्नेंस का वो एग्जीक्यूटिव होता है, क्योंकि उसके पास सारी ताकत होती है, उसके पास एजेंसियां होती हैं, उसके पास पुलिस होती है, उसके पास इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां होती हैं, एक तरीके से उसके पास आर्मी होती है। इसीलिए संविधान जब बना तो लोगों को यह ध्यान था और लोगों ने देखा था कि ब्रिटिश सत्ता ने क्या क्या जो कहर ढाए थे, तो उनको पता था कि एग्जीक्यूटिव बहुत पावरफुल एक ऑर्गन है, तो उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। अब ये चेक्स एंड बैलेंसेस जो होते हैं वो कई सारी संस्थाएं करती है, तो मीडिया का भी एक बड़ा अहम रोल है और इसी रोल के तहत मीडिया का ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो एग्जीक्यूटिव से, सत्ता पक्ष से बड़े टफ और इनकन्वीनियंट प्रश्न पूछे। कारण ये भी है कि मीडिया इज ट्रेन्ड टू आस्क सच क्वेश्चंस। एक आम पब्लिक जो है वो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछ सकती है। एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक रिक्शा चलाने वाला है, वो अपने काम में इतना बिजी है कि सरकार के जो फंक्शंस होते हैं वो उसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं कि उसके लिए संभव नहीं हो कि वो इस सारी बातों को समझ पाए कि कहाँ चूक हो रही है, कहाँ चूक नहीं हो रही है, और गवर्नमेंट धीरे से क्या कर दे रही है। बट क्योंकि मीडिया का ये 24 घंटे का ये रोल है, इसलिए ये अहम एक चीज हो जाती है मीडिया के लिए कि वो सरकार से बड़े बड़े टफ क्वेश्चन पूछे, कठिन प्रश्न पूछे। लेकिन पिछले कई वर्षों में हम ये देख रहे हैं कि ये चीजें जो है वो बिल्कुल गायब होती जा रही हैं। अब जो अजीब जो अगर मीडिया कुछ सवाल भी पूछती है सरकार से या इंटरव्यू लेती है, तो बेसिकली वो इंटरव्यू नहीं होता है, वो एक तरीके से मीडिया एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही होती है सरकार के लोगों को कि आप अपनी बातों को कहिए और हम उसको एम्पलीफाई करें। कभी भी आपने जी, आपने कभी नहीं देखा हो कि कोई मतलब फॉलो अप क्वेश्चन हो रहा है, नहीं। हमने एक प्रश्न पूछा, उसके बाद सामने जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, अगले 5 मिनट तक, 2-4 मिनट तक अपनी सारी बात कह रहे हैं। तो एक तरीके से वो एक पीआर प्लेटफॉर्म हो गया है मीडिया। कभी भी कोई इस पे काउंटर क्वेश्चन या फॉलो अप क्वेश्चन नहीं होता है। तो ये जो चीज है, इससे भी जो है मीडिया जो है बिल्कुल अलग घटती जा रही है। पिछले 8-10 वर्षों में हम देख रहे हैं कि जो सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि सत्ता पक्ष के लोगों से पूछे जाते हैं कि आप बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते हैं, आपको इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, आप 24 घंटे में कितने घंटे सोते हैं। सवाल ये पूछा जाना चाहिए था कि हिंडनबर्ग में जो हुआ वो उस पर आगे क्या हुआ, सेबी ने जो रिपोर्ट जो सौंपी है उसमें क्या होगा, उस कमिटी में कौन कौन से लोग हैं, क्या नहीं है, वगैरह वगैरह। या जो रेल की जो दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना के पहले सीएजी ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट में कई सारे रेड फ्लैग्स लगाए थे कि ये सारे जो चीजें हैं अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो दुर्घटना हो सकती है। वो सारी चीजें क्यों नहीं की गई थी? तो ऑल दीज टफ क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड टू मीडिया, बट आई बिलीव एंड आई सी दैट मीडिया इज डिसिस्टिंग फ्रॉम आस्किंग सच टफ क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। तो ये दूसरी बात हुई। अब मैं आगे भी इस पर आऊंगा, लेकिन थोड़ा आजाद साहब भी अपनी बात पहले रखें तो ताकि अच्छा रहेगा। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपनी बातों को रखें।
मीडिया के गिरते स्तर नजर से कैसे देखते हैं? इंदु जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि टाइम टू टाइम आप इस तरह के विषयों को लेकर के आती हैं जो जिसका डिमांड होता है। लोग चाहते हैं कि ऐसे विषयों पर बहस हो। दुनिया का इतिहास है कि जहां भी प्रजातंत्र फलता फूलता रहा है, जिंदा रहा है, तो वहां मीडिया जो है वो पीपुल्स वॉइस के रूप में काम करते रहा है। बचपन से हम लोगों ने सुना है कि चौथा स्तंभ मीडिया, 3 स्तंभ कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया को माना जाता है। अब प्रश्न ये है कि क्या आज की तारीख में मीडिया अपनी उस भूमिका को अदा कर रही है? हम तो जानते हैं कि जब भारतीय स्वाधीनता आंदोलन हो रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसमें छोटे छोटे अखबार कई शहरों से निकलते थे जो आजादी की लड़ाई का संवाद उनके सेनानियों तक पहुंचाने का काम करते थे, और वो बहुत ही प्रखर था सांगठनिक रूप से भी। और यहाँ हम गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम लेना उचित समझेंगे। वो एक प्रखर पत्रकार थे और अंतिम तक जनता के सवालों को लेके और राजसत्ता के द्वारा जो अखबारों पर अंकुश लगाने की और उसकी आवाज को बंद करने की जो कोशिश हुई थी, जिसके खिलाफ वो जंग करते हुए शहीद हो। अब आप देखेंगे कि आजादी की लड़ाई में जो मीडिया की भूमिका रही है, उसका जब आप एनालिसिस करेंगे तो बड़ी भूमिका उसको मीडिया की उसमें रही है। जब हम आजाद हुए और उसके बाद जब राष्ट्र निर्माण का काम हुआ, लोगों के राष्ट्र निर्माण में सहयोग की बात हुई, तो उसमें भी काफी बड़ी भूमिका थी मीडिया का। और जिसकी चर्चा सिन्हा साहब ने किया कि एक क्रिटिक के रूप में, एक आलोचक के रूप में मीडिया खड़ी रहती थी। जब भी राजसत्ता जन विरोधी कोई बात करती थी, हरकत करती थी, कदम उठाती थी, तो मीडिया उसकी आलोचना करती थी और सतर्क करती थी कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आज किसके पक्ष में कौन है और किसके विपक्ष में। मीडिया किसी के पक्ष और विपक्ष की चीज नहीं है। मीडिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्षता का निर्वहन करे, निष्पक्ष रहे, ना तो वो सत्ता के पक्ष में रहे किसी और दूसरे साइड में, बल्कि जो सच्चाई है उसको उजागर करते रहे और लोगों की आवाज को वो राज सत्ता तक पहुंचा सके और उस पर दबाव बनाने का काम कर सके। अभी देखिए, जो हाल के दिनों में हम समझते हैं कि इस 10 वर्ष के अंदर पूरा हालचाल बदल गया है। आजादी के बाद और आजादी के बाद, आजादी के पहले और आजादी के बाद का जो दौर रहा, उसमें जो मीडिया की भूमिका थी बिल्कुल ही बदल गई है। चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लीजिए या प्रिंट मीडिया आप लीजिए या वैकल्पिक मीडिया लीजिए, हम तो 3 मान के चलते हैं। तो वैकल्पिक मीडिया को अपनी जगह रहने दीजिए, लेकिन मीडिया के अंदर आज बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, पूंजीपति पूर्ण रूप से उसके मालिक बन बैठे। जितना आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके मालिक का अगर आप नाम पता कीजिएगा तब आपको स्थिति स्पष्ट होगी उसके मालिक कौन है। वही हाल अखबारों के अंदर भी है। तो अब तो वो पत्रकार और पत्रकारिता आज के दिन में उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। लोग पेडेड नौकरी करने वाले लोग हो गए, नौकरी करते हैं अखबारों में, टेलीविजन्स में, मालिक के दया और कृपा पर वो टिके हुए हैं। वो कभी बोल, और मालिक जो है वो सत्ता पर टिके हुए हैं। तो एक दूसरे का इस तरह का लिंक है और मीडिया एक इंडस्ट्री हो गई है आज की तारीख में, जिसका कारोबार अरबों खरबों में आज की तारीख में है, अरबों खरबों में। एक एंकर एक महीने में
वो 1 करोड़ रुपया लेता है। अब कल्पना कीजिए आप, एक पहले के पत्रकारों को पहनने के लिए जूता नहीं मिलता था, हवाई चप्पल में वो रहते थे, फटे हुए कुर्ते में वो रहते थे, दोनों टाइम खाना नहीं मिलता था। त्याग और बलिदान के प्रतिमूर्ति होते थे हमारे पत्रकार, और इस तरह से वो अपने जीवन में अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई वो ठीक से नहीं कर पाते थे, परवरिश नहीं कर पाते थे, तो वो एक मॉडल थे। आज पत्रकार कोई है क्या? मुझे तो ये आज सोचने पर विवश होना पड़ रहा है, बोलने पर विवश होना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने अपने जिंदगी में बहुत सारे पत्रकारों को देखा है जो जिनकी प्रतिष्ठा, त्याग, बलिदान आज जितना भी कम ही होगा शब्द अगर उनके बारे में जितना बोलेंगे। तो आज के तारीख में पत्रकार नाम की चीजें खत्म हो गई। जब शुरू में टेलीविजन आया, एक ही नेशनल टेलीविजन था, उस समय जो चर्चाएं हो सुबह से शाम तक का उसका जो रूटीन था, वो आप अगर पुराने जमाने के टेलीविजन को आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि वो मनोरंजन भी देता था, तथ्यों को भी उठाता था, समाचार भी देता था, घटनाओं की भी चर्चा करता था। ये सब चीज आज की तारीख में खत्म हो गया है। ना ये कोई मनोरंजन देने वाला मीडिया आज की तारीख में बचा है, न समाचार प्रेषित करने वाला ये मीडिया बच गया है, और न तो जनता के आवाज को उठाने वाली ये मीडिया आज की तारीख में है, और न तो राज सत्ता के जन विरोधी आचरणों की आलोचना करने वाली ये मीडिया बची है। तो मीडिया आज की तारीख में एज सच मीडिया है नहीं, मेरा तो ये कहना है। सुबह से शाम तक वो राज सत्ता के गुणगान करने में लगी रहती है, जो बिल्कुल ही पत्रकारिता या मीडिया की वो भूमिका है ही नहीं। लेकिन क्या कीजिएगा, मीडिया का ही सवाल नहीं है। आज तो जितने भी ऐसी संस्थाएं इस देश में थी उस सब पर प्रश्न चिन्ह लग गए। वो राज सत्ता के इशारे पे काम करने लगी है। एक मीडिया को ही हम क्यों जिम्मेदार ठहराएं? लेकिन चर्चा क्योंकि मीडिया के बारे में हो रहा है, तो मीडिया तो अब वो प्रवक्ता बन गया है, वो सत्ता का प्रवक्ता बन गया है आज का मीडिया। तो लोग तो हम तो देखते हैं कि लोग अब जो नेशनल चैनल्स है, अखबार है, अखबार लेना लोगों ने छोड़ दिया है, नेशनल चैनल अब लोग नहीं देखते हैं। अब सोशल मीडिया जो वैकल्पिक मीडिया है वहां अब लोग उसको देखते हैं। अब देखिए कि जो स्वाभिमानी पत्रकार थे वो राष्ट्रीय चैनल से इस्तीफा दे करके और चले गए सोशल मीडिया पे। आज उनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों लाख में हो गया है। लोग सुनते हैं, जानते हैं, विश्वास करते हैं। नेशनल चैनल्स पे और मीडिया पर तो अब लोगों का भरोसा ही नहीं रह गया है। और इस निर्लज्जता से बातों को रखा जाता है कि हमको लगता है कि वो जो हमारे मीडिया में काम करने वाले पुराने लोग थे, हमारे जो प्रौद्धा लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनके नाम पर आज ये लोग क्या परोस रहे हैं मैं नहीं कह सकता, मेरे पास इसके लिए कोई शब्द नहीं है। और ये सब एक बिजनेस है। एक मीडिया घराना जो है वो बिजनेस कर रहा है और विज्ञापन के लिए, पैसा कमाने के लिए कर रहा है। तो आप सोच लीजिए कि मीडिया की जो असली भूमिका थी वो बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी है, और कोई भी लोग जन आकांक्षाओं और जन आवाज का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला मीडिया आज की तारीख में तो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। चिंता तब बढ़ जाती है जब दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े तानाशाह के रूप में जिनका नाम है अमर है, जैसे हिटलर और दूसरे ऐसे लोग, मुसोलिनी, तो इन लोगों के बारे में हम जानते हैं कि सबसे पहले इन्होंने मीडिया को ही अपने पक्ष में किया। मीडिया उनके बारे में बोलने लगी, जनता के ऊपर एक से एक जोर जुलूम हो रहे हैं, लेकिन मीडिया जो है वो राज सत्ता का गुणगान कर रहा है। धीरे धीरे हमको लगता है कि हम उस तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो बहुत ही भारतीय प्रजातंत्र के लिए ये एक खतरनाक पक्ष है। और अगर सब लोग मिलजुल करके, खास करके पत्रकारिता से जो जुड़े हुए लोग हैं, इनको गंभीरता से ऐसे सवालों पर विचार करना होगा, और एक जो ऐसे लाइक माइंडेड लोग हैं जो प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, जो मीडिया की असली भूमिका
में विश्वास रखते हैं, ऐसे प्रखर पत्रकारों को आगे आना होगा और उनके समर्थन में जो प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाली जनता है उसको उठ खड़ा होना होगा और तभी कोई काम हो सकता है। तत्काल के लिए वैकल्पिक मीडिया को हमें मजबूत करना चाहिए, सोशल मीडिया को मजबूत करना चाहिए, जैसे अभी हिंदू जी वगैरह कर रही हैं, बहुत सारे जनता के सवालों को रख रही हैं और जानकारी दे रही हैं। ये उपक्रम लगातार निरंतर चलाने की आवश्यकता है। यही एक उपाय, हमें छोटा सा ये प्रयास ही हमें एक आशा का किरण दिखाई पड़ता है इससे। और मैं निराशावादी नहीं हूं और मुझे ये भी लगता है कि ये जो वक्त है, ये काली छटाएं हैं वो एक दिन छटेंगी और प्रकाश दुनिया के अंदर, देश के अंदर फैलेगा। मीडिया पुनः जनपक्षी मीडिया होगी और वो जनता के सवालों पर काम करेगी। अभी तो मैं चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए इतनी ही बात करना चाहता हूं। लोग जब उगते हैं तो फिर एक नई चीज निकल के आती ही है, तो उसमें तो लगता है कि कुछ अच्छा होगा आगे चल के। अभी एक आज ही मैं देख रही थी, एक चैनल पर एक न्यूज आ रहा था कि एक बड़ा मीडिया हाउस बंद होने के कगार पे है, जिसने न्यूज चैनल को स्टार्ट किया था। एक न्यूज चैनल को उसने पहचान दी थी कि न्यूज चैनल कैसे आगे, एक चैनल ऐसा होना चाहिए कि रात और दिन उस पर न्यूज पढ़ा जाए, और तो वो चैनल अब बंद होने के कगार पे है। कुछ चैनल्स बंद भी हो चुके हैं। तो क्या मैं सिन्हा जी से जानना चाहूंगी कि मीडिया का गिरता स्तर भी इसके लिए क्या जिम्मेदार है कि बड़े बड़े मीडिया हाउस जिन्होंने जी मैं उस पर आ रहा हूँ कि ऑफ कोर्स इसमें मीडिया का जो गिरता स्तर है वो एक तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है, उसका एक फैक्टर उसके पीछे में। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो मीडिया का गिरता स्तर है उसको हम दो तरीके से देखते हैं, मैं दो तरीके से देखता हूँ। एक तो जो देखता हूँ कि मीडिया का जो रोल है उससे वो अलग घटता जा रहा है, और दूसरा एक है जिस पर मैं आगे आऊंगा कि डे टू डे जो मीडिया का फंक्शन है उसमें वो अपने कैसे उन चीजों से अलग होती जा रही है। तो जो उसका मेन रोल है, फंक्शन, उसमें दो बातें पहले बताई कि जो मीडिया का जो एक नेचर है इट शुड बी एंटी एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन मीडिया यहाँ पे प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो गई है, नंबर वन। और जो दूसरा मैंने आपको एक बताया कि जो इसका दूसरा फैक्टर है जो गिरते स्टैंडर्ड का जो दूसरा उसका फंक्शन है मीडिया का, वो है कि आस्किंग टफ क्वेश्चंस। तो मीडिया ऐसे कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछ रही है, ठीक है। मीडिया को जिस तरीके के सवाल पूछने चाहिए वो नहीं पूछ रही है। मीडिया को पूछना चाहिए कि आप हमारी जो इकोनॉमी है, आप कहते हैं कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी, तो मीडिया को ये सवाल उसी समय पूछना चाहिए सत्ता पक्ष से कि ठीक है, लेकिन हमारे पर कैपिटा इनकम का क्या हुआ? अगर हमारी इकोनॉमी, हमारा इतना बड़ा विशाल देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, सब लोग कुछ ना कुछ करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा जो जीडीपी का साइज है वो बहुत बड़ा होगा। लेकिन जीडीपी बढ़ जाना इस देश के किसी भी देश का लक्ष्य नहीं होता है। जीडीपी बढ़ गया तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको लेकर छीन कर किसी और को बांट दीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जब जीडीपी कैसे बढ़ता है, अगर कोई एक व्यक्ति है, वो उसने एक ऐसा कारखाना खोला जिसमें कि 100 लोग काम कर रहे हैं और इनकम जो है वो हर लोगों को जा रही है, 100-200 लोगों को जा रही है, तो ये जो उसने 100 रुपया जो जनरेट हुआ, ये 100 रुपए से जीडीपी बढ़ी, लेकिन ये जो जीडीपी बढ़ी उसका अच्छा खासा हिस्सा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है उसको सरकार ने 100 रुपए की एक कोयला खान उसको दे दिया, बेच दिया, उसने 100 रुपया सरकार को दे दिया और कोयला खान उसको मिल गया, तो यहाँ पे भी 100 रुपए की जीडीपी बढ़ी। लेकिन ये जीडीपी बढ़ना जो है वो देश के लोगों में इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं कि जीडीपी सिर्फ क्वांटिटी से मतलब नहीं है, तो क्वालिटी ऑफ जीडीपी क्या है। तो ये तो मीडिया को सवाल पूछना चाहिए कि आप ये कह रहे हैं कि से एक रिक्शा जो चला रहा है, जो एक साधारण आदमी है, उसको क्या फर्क पड़ रहा है जीडीपी से। तो ये सारे सवाल मीडिया नहीं पूछती है। मीडिया को पूछना चाहिए कि अगर एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन के खिलाफ जो आरोप लगे थे, उस पर जो एक कमेटी बैठी थी, तो उस कमेटी में जो लोग थे, उस कमेटी में उस बिजनेसमैन के एक काफी क्लोज रिलेटिव ही क्यों है। तो ये सारे सवाल जो होने चाहिए, इन्वेस्टिगेटिव जो सवाल, वो मीडिया नहीं पूछ रही है। तीसरा अब जो मैं बताने जा रहा हूं कि मीडिया का एक और रोल होता है, जैसा कि आजाद साहब ने बताया कि वो पीपल्स की वॉइस होती है, लोगों की वो आवाज होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है कि मीडिया जो पहला चरण था आजादी के बाद से लेकर लगभग 1980 तक का, वहां तक आप देखेंगे कि मीडिया जो थी वो लोगों की वॉइस हुआ करती थी, लोगों की आवाज हुआ करती थी। 80-90 तक भी आप मान के चलिए, जब से इकोनॉमी लिबरलाइज उसके पहले तक में सिर्फ मीडिया ही नहीं, आप फिल्मों में भी देखिए तो
जो हाशिए पर के लोग हैं, जिनकी संख्या इस देश की पॉपुलेशन में लगभग 70-80% है, जो आंकड़ा है उसके हिसाब से इस देश में जो लोग भी काम करते हैं, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, उसके 90% लोगों की जो एवरेज सैलरी है महीने की, वो 25,000 से कम है। 90, और ये भी एवरेज है। इस 90% के अंदर में भी अधिकांश की सैलरी 10-12 हजार, मतलब सैलरी चाहिए या अर्निंग चाहिए। तो आप समझ सकती हैं कि 80%, 70% इस देश के जो लोग हैं वो हाशिए पर के लोग हैं। तो इन लोगों की जो आवाजें होती थी, इन लोगों के बारे में जो चर्चाएं होती थी, 80-90 के दशक तक अखबारों में होती थी। सिनेमा, मूवीज में भी देखिएगा कि जो विषय होते थे, कुली फिल्म देखिए, मशाल देखिए, इसमें इन लोगों के बारे में बातें, इन लोगों की थीम होती थी। 80 के बाद से ये चीज कम हो गई, विशेषकर 90 में जब से इकोनॉमी खुली तब से बिल्कुल कम हो गया, और पिछले 10 वर्षों में तो ये लोग बिल्कुल ही हाशिए से गायब हो गए हैं। तो जो मीडिया का जो रोल होता है कि वो ऐसे लोगों की आवाज बन के सामने आती है, वहां से मीडिया हट गई। जब सेकेंड फेज में मीडिया आई, वो क्या हो गया कि मीडिया सरकार की आवाज बन गई। अब मीडिया सरकार की आवाज है, सरकार की बातों को उसको आगे बढ़ाना है। जैसा कि आजाद साहब ने कहा कि वो बिल्कुल किया उनका स्टंट है। ये कोई चैनल्स नहीं है, ये कोई मीडिया नहीं है, ये उनका एक डिपार्टमेंट है, जो सत्ता पक्ष एक डिपार्टमेंट है। तो पहले लोगों की आवाज थी, उसके बाद से मीडिया जो है सरकार की आवाज बन गई। अब बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अब तीसरा फेज आ गया है, जब मीडिया लोगों की आवाज के खिलाफ की आवाज बन गई है। आप उदाहरण देखिए कि मणिपुर में जो आम जनता है वो बिल्कुल कष्ट में है, तो लेकिन मीडिया ये तय करती है कि ये जो आम आदमी है, ये जो प्रताड़ित हो रहा है, तो इसकी आवाज हमें नहीं बननी है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसकी आवाज बनते हैं तो जो रूलिंग पार्टी है ना, उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो मीडिया वहां पे अजीब तरह के जस्टिफिकेशन देती है, और जो विक्टिम है उसको वो ऑप्रेसर बना देती है। जो प्रताड़ित है उसको वो नहीं इसमें गलती थी, इसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था, वो बता देती है। तो ये जो मीडिया का रोल है कि पीपल का वॉइस होना, वहां से मीडिया हटकर अब पीपल के वॉइस के अगेंस्ट की वॉइस हो गई है, एटलीस्ट सरकार की आवाज हो गई है। तो ये जो मीडिया का रोल था, उससे भी मीडिया अलग हट गई है। तो ये भी एक मीडिया का जो स्टैंडर्ड गिर रहा है, वो उसका एक फैक्टर हो गया। हम इसको कह सकते हैं क्यों गिर रहा है। चौथी चीज जो है, वो मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता था कि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल था, एडुकेटिव रोल था। वो किसी किसी मसले पर लोगों को एडुकेट करती थी। अब उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि जैसे मान लीजिए कि अभी जो दिल्ली में जो हमारे जो महिलाएं थी, जो रेसलर्स थी, तो उन पे जो धारा लगी थी कानून की, जो पॉक्सो एक्ट लगा था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी एक रूलिंग है कि पॉक्सो इतना गंभीर एक्ट है, चाइल्ड के अगेंस्ट जो अब होता है, वो इतना गंभीर एक्ट है कि उसमें आपको जो आरोपी है उसको कस्टडी में लेना होता है। ये कन्वेंशन है, सुप्रीम कोर्ट से एस्टैब्लिश्ड है। तो मीडिया का यहाँ पे रोल था कि वो आम जनता को एडुकेट करती कि यहाँ पे पॉक्सो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के क्या कन्वेंशंस हैं। ये सारी चीजें मीडिया बिल्कुल नहीं बताती, तो उसका जो एडुकेटिव रोल है वो भी नहीं करती है। डेफिनेटली इसके पॉलिटिकल जो रीजंस है वो है, तो मीडिया इस रोल से भी बिल्कुल विमुख हो गई है। उदाहरण के तौर पर देखिए कि आज की तारीख में अगर सत्ता पक्ष के जो विरोधी पक्ष है, वैसे किसी व्यक्ति पर कुछ आरोप लगता है और उसको कस्टडी में लिया जाता है, तो यहाँ पर मीडिया, अगर मीडिया बायस नहीं होती, तो ये मीडिया का फंक्शन था कि वो लोगों को एडुकेट करती कि अभी अगर इनको कस्टडी में लिया गया है तो वो प्यूरेटिव कस्टडी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोर्ट से उनको गिल्टी करार दिया गया है, उसके बाद उनको सजा के रूप में जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है ना। तो इनको अभी जस्ट पूछताछ में रखा गया है, तो अभी इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। तो बट यहाँ पे लोगों में एक मीडिया बिल्कुल एडुकेट ही नहीं करती है। जनता को लगता है अच्छा इसको पुलिस ने पकड़ लिया, चलो मतलब ये अपराधी सिद्ध हो गया है, और उसके बाद डिपेंडिंग कि आप किस पक्ष के हैं, आम जनता जो है उसके बाद तालियां पीटती है ना। तो जबकि हमको पता है कन्विक्शन रेट क्या है, 5-5, 6 से 8-8 साल के बाद भी कस्टडी में रहने के बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान या ट्रायल के दौरान जब आपको जब वर्डिक्ट आता है तो पता चलता है कि वो पर्सन जो था एक्विटेड हो गया, है ना। तो मीडिया को ये सारी चीजें लोगों को एडुकेट करनी चाहिए, तो वो मीडिया नहीं करती है। तो ये जो मीडिया का फंक्शन, जो रोल है, उससे जो मीडिया हट गए, उसके ये उदाहरण थे। इसकी वजह से मैं कहता हूं कि मीडिया का स्टैंडर्ड गिर गया, क्योंकि अपना फंक्शन पूरा नहीं कर रही है। अब अगर आप आइए कि जो मीडिया का जो प्रोसेस है एवरीडे का, है ना, उसमें भी उसका स्टैंडर्ड काफी नीचे चला गया है। उसके लैंग्वेज देखिए आप, जैसे मान लीजिए कि चंडीगढ़ में जब इलेक्शन हुआ, तो वहां पे मेयर का जो इलेक्शन हुआ, वहां पे उसने किस तरीके से वायलेट इलेक्शन के कोड को और जो लॉ है उसको वायलेट किया, जो इलेक्शन ऑफिसर था उसने।
तो यहाँ पे मीडिया का जो हेडलाइंस होना चाहिए था वो तो होना चाहिए था कि बिल्कुल डेमोक्रेसी की हत्या, समथिंग लाइक दैट, मतलब ऐसा बिल्कुल बोल्ड लेटर में ऐसा होना चाहिए था, रक्षा की भक्षक हो गया, समथिंग लाइक दैट। लेकिन अब वहाँ क्या देखेंगे, अब मीडिया की हेडलाइंस क्या आती हैं इस तरीके घटनाओं पे, हेडलाइंस आती हैं कि कांग्रेस बीजेपी क्रशेस द कांग्रेस, इसमें कहीं ये बात नहीं आ रही है ना। तो एवरीडे में आप देखेंगे कि इस तरह की जो घटनाएं हैं जिस पर मीडिया, देखिए आप 2014 के पहले भी देखिए, जब सीएजी थे, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, उन्होंने जब किसी बात पे जो उन्होंने बताया था कि ये बिल्कुल वायलेशन किया है गवर्नमेंट ने, तो इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया, जनसत्ता, हर अखबारों में ये बिल्कुल फ्रंट लाइन पे था और सुबह से शाम आप मीडिया पे ये सब चीजें चला करती थी। 14 के पहले आप देखिए, 14 के पहले सत्ता पक्ष के खिलाफ मीडिया ने कितनी आवाजें उठाई, है कि नहीं। तो ये जो एक हेडलाइंस है, ये जो क्लिक बेट्स की हेडलाइंस है, वो एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड गिरता हुआ आ जा रहा है। और जो हेडलाइंस होते हैं वो बड़े अजीब से होते हैं और अच्छे, मैं अखबार का नाम नहीं लूंगा, इंडिया का मतलब टॉप मोस्ट पेपर है। अभी जैसे देखिए कि अभी साउथ में एक केस हुआ था, हेडलाइन क्या थी, हेडलाइन थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अभियुक्त को, है ना, एक मतलब बलात्कार के एक अभियुक्त को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया, एक्विट कर दिया कि उसका घर तबाह हो जाएगा। अब इस सेंटेंस से जुडिशरी के बारे में आम जनता में क्या भावना आएगी कि मतलब एक कन्विक्ट उसने छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि उसका घर तबाह हो जाएगा, उसने परवाह नहीं की कि उसने किसी एक लड़की की जिंदगी खराब की थी। यही आएगी। जुडिशरी अच्छा काम करी नहीं करी वो अलग विषय है, मैं इस स्पेसिफिक घटना की बात कर रहा हूं। लेकिन जब मैंने, चूंकि मैं एक लॉयर भी हूं, तो जब मैंने सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट पूरी पढ़ी तो उसमें मैंने क्या देखा कि ये साउथ का एक मैटर था जहां पे चाचा और भतीजी की आपस में शादी होती है ना, हिंदू में शादी होती है, कन्वेंशन है उनका उस गांव में, ठीक है। तो उस जो भतीजी थी उसने अपने चाचा पे आरोप लगाया था कि इन्होंने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है, इसके लिए उन पे केस हो गया। लेकिन ये केस की सुनवाई 10 साल चली, लेकिन उस केस होने के अगले 1 महीने के अंदर में ही चाचा ने भतीजी से शादी कर ली, जो कि वहां का कन्वेंशन है, लॉ के हिसाब से शादी कर ली। और उसके बाद 9 साल तक केस चला। जब 10वें साल में जब ये केस पहुंचा और जब सुनवाई फाइनल हुई तो जज ने देखा कि अरे यहाँ कन्वेंशन के हिसाब से उसने तो अगले महीने शादी कर ली है, अब दोनों पति पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, तो वो कोई इसमें अभियुक्त अलग था और आरोपी अलग था, ऐसी बात ही नहीं थी। तो यहाँ पे ये एक बेस्ट जजमेंट था। अब थोड़ी वो हस्बैंड को बोलता कि तुम जेल में जाओ, अब तो शादी कर चुका है, नेक्स्ट मंथ में शादी कर ली थी उसने इस घटना के। लेकिन हेडलाइंस क्या थी, तो जिसको बोलते हैं क्लिक बेट। तो ये जो एक हेडलाइन इस तरीके जो आ जाती है, ये बहुत ही गिरता स्टैंडर्ड है। इसके 2 कारण है। एक तो कारण ये है कि जो पत्रकार हैं, जिनको अब मैं पत्रकार बोलता नहीं हूं, अब मैं ये कहता हूँ वो रिपोर्टर हैं, और न्यूज चैनल्स पे जो आज सामने में आते हैं उनको मैं एक पत्रकार नहीं मानता, मैं उनको कहता हूँ एंकर है। उनको एंकर ही कहा जा सकता है, उनको पत्रकार नहीं कहा जा सकता है किसी भी तरीके से। तो ये एक जो डे टू डे लाइफ में जो स्टैंडर्ड गिर रहा है, जो अखबार में जो खबरें छप रही हैं, उनकी जो भाषा है, ये जो ब्राह्मण, उनको कई बार पता भी होता है और कई बार उनको पता भी नहीं होता है, उनको कुछ नॉलेज ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है, उन्होंने स्टोरी बनाई और छाप दिया वहां पे। कई बार पता होता है तो जस्ट किसी संस्था को खराब करना है तो उसके लिए वो कर रहे होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं। तो ये प्रोसेस के हिसाब से भी आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड जो है काफी नीचे गिरता जा रहा है मीडिया का। अब इसके कारण क्या है, तो इसके देखिए आप अगर देखेंगी तो 10-15 साल 20 साल पहले तक मीडिया की जो अर्निंग होती थी, जो एडवर्टाइजमेंट्स आते थे, उसमें से 80% एडवर्टाइजमेंट जो उनकी रेवेन्यू होती थी वो प्राइवेट प्रचार या एड से आते थे। 80% 85% जो उनका एड आता था, जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, वो उनको प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट से आता था। बट पिछले 10, 12, 15 सालों में क्या हो गया ना कि 80% जो रेवेन्यू आता है मीडिया को, वो सरकारी प्रचार से आता है, जो सरकार से उनको एड्स मिलते हैं उससे आता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे जो मीडिया है, जो ओनर्स है वो पक्के बिजनेसमैन है, वो सारे के सारे बिजनेस, उनका कुछ और बिजनेस था, ये मीडिया उन्होंने एक्वायर कर लिया, तो डेफिनेटली वो उसके हिसाब से देखेंगे। जैसे आजाद साहब ने बताया कि उनके लिए बिजनेस है, जैसे ट्रेड है। पहले भी बिजनेसमैन थे, रामनाथ गोयनका थे,
अरुण शौरी ने जब अपनी पूरी कहानी छापनी शुरू की तो रामनाथ गोयनका ने कभी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। सुचेता दलाल ने जब हर्षद मेहता का निकाला तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं लगा। चित्रा सुब्रमण्यम ने जब बोफोर्स का लगाना शुरू किया तो कभी भी इंडिया टुडे ने उनपे ओनर ने उनको कभी नहीं रोका। लेकिन आज वैसी नहीं है। आज जो ओनर्स हैं वो उनका पहले का जमा जमाया कई सारा बिजनेस था और मीडिया उनका एक एक्स्ट्रा बिजनेस आ गया, तो दे रिक्वायर मनी फ्रॉम दिस आल्सो, इट्स जस्ट अ ट्रेड फॉर देम। तो ये एक कारण है। बाकी आजाद साहब जी, एक बात जो हम कहना चाहते हैं जो बहुत ही वो खतरा के रूप में हमें दिखाई पड़ रहा है, वो है कि बौद्धिकता पर भी अभी जो ये मीडिया का जो रोल है वो हमारी बौद्धिकता पर चोट पहुंचा रहा है। अब मीडिया के अंदर कोई चर्चा ज्ञान से जुड़े विषयों पर नहीं आपको देखने को मिलेगा। हम लोग सुना करते थे खोजी पत्रकारिता, बड़ी मेहनत करते थे लोग, तथ्यों को जुटाने में रिस्क कवर करते थे और फिर उनको मिला के एलॉबरेट करके और पूरा वो एक स्टोरी बनाते थे। तो ये परंपराएं जो हमारी थी वो आज की तारीख पर तो बिल्कुल खत्म हो गई। आप देखेंगे संपादकीय को पढ़िए, अखबार के संपादकीय को, तो आप 3 दिन या 4 दिन का संपादकीय उठा के आप देख लीजिए, वही बात है, एक ही ट्रेंड है, एक ही बात है कि हम कैसे अपोजिशन को डिफेम कर सके, सरकार को कैसे प्रोटेक्ट कर सके। और फिर आप वही देखिएगा, यहाँ जब प्रिंट मीडिया में आप आइएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो उसका रूटीन बनाया है। इतने बजे कुछ राजनीतिक दलों को बुला लो, इतने बजे ये रिपोर्ट दिखा दो, और लाइक माइंडेड जो वो दिखाना चाहते हैं आप एक भी आंदोलन की रिपोर्टिंग नहीं देख सकते हैं मीडिया के अंदर। कृषकों के आंदोलन इतने जबरदस्त हुए, उनके ऊपर उतनी लाठियां चली, उसके ऊपर ड्रोन से ये गिराए गए, मीडिया में आपको कहीं दिखाई वो नहीं पड़ेगा। महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, जला दी गई हमारी बेटियां, कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। कि नौजवान आज बेरोजगारी के सवाल पे हमारे पटना में कई बार लाठियां चली, सर फूटा, तो एक से एक उस आंदोलन को कहीं दिखाया नहीं गया। ये आंगनबाड़ी की सेविकाएं, ये आशा बहू, ये जो श्रमिक महिला श्रमिक हैं, इनके एक से एक जबरदस्त आंदोलन हुए, इसकी कहीं कोई कभी मीडिया में चर्चा नहीं हुई। और आपदा के काल में उदाहरण है हमारे बीच वो पिछले दिन जो हुआ था कोरोना, उसमें किस तरह की जिल्लत जनता ने झेली, किस तरह एक देख रहे हैं कि 2 दिन से 3 दिन से लोग चले जा रहे हैं भूखे प्यासे। एक बक्सा है जिस पर एक बच्चा सोया हुआ है, माँ उसकी वो खींचे हुए जा रही है। कहाँ है मीडिया भाई? तो जनता के दर्द को, उसके सवाल को कभी नहीं उठाया गया। नोटबंदी हो गया, याद होगा आप लोगों को, नोटबंदी हो गया, एकाएक घोषणा कर दी गई प्रधानमंत्री के द्वारा कि आज 12 बजे से ये अब कोई मूल्य नहीं है इसका, और सुबह से लोग दाने दाने के लिए तरसने लगे, खोजने लगे, बूढ़े लोग लाइन में खड़े हैं, कुछ लोग तो मर भी गए। कई मीडिया भी ये सारी दृश्य और ये रिपोर्टिंग हमें दिखाई नहीं पड़ा। तो ये गैर जिम्मेदार आज का मीडिया हो गया है, आज का मीडिया जन विरोधी मीडिया हो गया है, आज का मीडिया सरकार परस्त मीडिया हो गया है। और इसीलिए इस पर तो अब हम लोग कोई नोटिस नहीं लेते, अब अपेक्षा ही नहीं करते हैं कि आज इस देश में, इस प्रजातांत्रिक भारत में, जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण प्रजातांत्रिक देश है, उसमें मीडिया भी किसी चिड़िया का नाम नहीं। मैं यहाँ पे एक बात और आती है कि हर चीज के लिए एक पैमाना होती है। तो मीडिया में जो उसके संस्थान हैं, जो उस पे गिल्ट वगैरह जो है, उसके जो ये लगा सकते हो, उनको भी एक पैमाना तो निश्चित करना चाहिए ना कि आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो उस तरह की भी बातें नहीं आ रही है। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप रोज एक मंच पे 5-6 लोगों को बुलाते हैं और
गिरी हुई बातें, सबसे निचली स्तर की बातें आप मंच पे लोगों के सामने रखते हैं, और लोग पता नहीं उसमें बहुत सारे लोग खुश भी होते हैं कि चलो, उनको लगता है कि हमारे पक्ष की बात ठीक है, गिरी हुई बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारे पक्ष की बातें तो कर रहे हैं। तो ये भी, इन सब चीज़ों का भी एक लिमिट होना चाहिए। उस लिमिट को लेकर या तो जुडिशियरी आगे आए, या फिर जो पत्रकारों का समूह है, जो संस्थान है, उनको आगे आना चाहिए कि आप इस तरह की बातें समाज के सामने नहीं रख सकते हैं। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि इस पे बंदिश लगाने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। जो मन में आ रहा है, उसके मन में आ रहा है, मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ये सब बातें कही जा रही हैं। तो इसमें भी शिक्षित वर्ग हैं, वो तो कहीं ना कहीं उब रहे हैं इस चीज को लेके। जैसे आजाद साहब ने बताया कि जो डिस्कशंस, देखिए समाज में जो एक डिस्कोर्स होता है, आपस में जो लोग बात करते हैं, बहस करते हैं विषयों पर, जो विषय होते हैं, विषय का चुनाव होता है। जब चाय की दुकान पर भी दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो समाज में एक डिस्कोर्स हुआ। तो ऐसे जो डिस्कोर्सेज हैं, उनकी क्वालिटी क्या होगी? वो फैक्टफुल होंगे, वो एनालिटिकल होंगे या नहीं होंगे? ये एक मीडिया का रोल होता है। वो अगर अखबार में इस तरीके की खबरें छापती है, उसको एनालाइज करती है, सरल भाषा में, अच्छे भाषा में उसको प्रस्तुत करती है, जो सच्चाई है, तो जाहिर सी बात है जो आम लोगों में जो डिस्कोर्स होगा वो भी एक क्वालिटी का डिस्कोर्स होगा। अभी सोसाइटी में आप देखेंगे कि इवन सोशल मीडिया में देखिए, आप फेसबुक पे चले जाइए, आप इंस्टाग्राम पे चले जाइए, या जो लोग बात कर रहे हैं उसमें एक गजब जो है जो स्तर है वो बड़ा नीचे गिर गया है ना, बहुत नीचे गिर गया है। मतलब इस हद तक नीचे गिर गया है कि लोग किसी भी विषय पर एनालिटिकल बातचीत करने को तैयार ही नहीं। अगर आप कहिए किसी को कि भाई देखो देश में जो बेरोजगारी है इतनी बढ़ गई है, आप किसी को बताइए कि जो विदेशों में जो धन जमा है वो बढ़ गया है, जो काला धन है वगैरह वगैरह, अगर इस तरह की बातें आप कहिए, तथ्यों के साथ दीजिए, तो लोग कहेंगे नहीं नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है ना, हमको तो बस हमारे लिए यही जो है वो हीरो है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के कोई पर्सन हो, दैट्स ऑल। कोई सुनने को तैयार नहीं है, भद्दी भाषा में बात करते हैं लोग अब, है ना। अगर आप किसी एक सत्ता पक्ष के अगर के खिलाफ अगर कुछ बात बोल दीजिए, या कुछ ऐसी सत्य और तथ्यात्मक बात बोलिए, बिल्कुल फैक्टफुल बात बोलिए, ऑथेंटिक, ऑब्जेक्टिव एंड वेरीफाइबल फैक्ट बताइए। आप सरकारी आंकड़ों को ही सामने रख के बोलिए कि देखिए ये आंकड़े ये बता रहे हैं, तो भी अगर वो सत्ता पक्ष के फेवर में नहीं जा रहा है तो लोग आपके ऊपर बिल्कुल अपशब्दों की बरसात कर देंगे, आपसे सुनेंगे नहीं, आपकी बातों को सुनेंगे नहीं। तो ये जो है ना, ये इसमें मीडिया का सबसे बड़ा रोल है। इस तरीके जो ये जो स्तर आ गया है, मीडिया का सिर्फ स्तर नीचे नहीं गिरा है, मीडिया ने अपना स्तर नीचे गिराया है, तो समाज में डिस्कोर्स के स्तर को भी उसने नीचे गिरा दिया है। हम जो अखबार में पढ़ेंगे, जो देखेंगे, जो टीवी चैनल पर जो सुनेंगे समझेंगे, हम तो उसके बारे में ही बात करेंगे ना। हम सारे लोग तो आप नहीं, आजाद साहब नहीं है, मैं नहीं हूँ, इंदु जी नहीं है कि हम ऑथेंटिक सोर्स तक पहुंचेंगे, हम वहां पर देखेंगे, हम वो चीज ऑथेंटिक जो पेपर निकाल, जो डॉक्यूमेंट्स है वो हम देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। 90% जनता, 95% जनता तो टीवी चैनल पर जो देखेगी और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलता है वही देखेगी, जो फॉरवर्ड्स होते हैं। तो ये जो मीडिया है ना, इसने समाज के इस स्तर को भी बिल्कुल ही नीचे गिरा दिया है। और जैसा आजाद साहब ने बताया कि मीडिया का जो स्टैंडर्ड है जो नीचे गिरा है, वो सिर्फ जो मीडिया जो बातें कर रही है उससे ही नीचे नहीं गिरा है, मीडिया जो बातें नहीं कर रही है, मीडिया ही एक ऐसी चीज है जो बोलती है तो भी स्तर नीचे गिर गया है पिछले 10 वर्षों में, और अगर नहीं बोलती है अपनी खामोशी से भी वो स्तर को नीचे गिरा रही है। मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसी घटनाएं जो मीडिया को बोलना चाहिए, वहां मीडिया खामोश रह जाती है। मणिपुर की कहीं कोई चर्चा नहीं है, लद्दाख में लद्दाख की भी कोई चर्चा नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। तो ये एक बहुत ही खराब स्थिति हो गई है। और पता नहीं, मुझे तो बहुत उम्मीद नजर नहीं आ रही है जिस तरीके से संस्थाएं कमजोर होती जा रही है। आप एक नए संस्था की बात करें, कोई एक ऐसी संस्था हो जो मीडिया को वापस स्ट्रांग बना सके। यहाँ तो जो बनी बनाई संस्थाएं हैं वो संस्थाएं कमजोर होती जा रही हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन हो। ऐसे देखिए, एक प्रयास चल रहा है, एक अल्टरनेटिव बन रहा है, धीरे धीरे अल्टरनेटिव बन रहा है, और वो बिल्कुल ही पैरेलल एक जवाब मिल रहा है
उसका, और निकट भविष्य में आप देखेंगे कि ये लोग बिल्कुल, इन लोगों के चेहरे से नकाब हटेगा और जनता ऐसे भी समझ रही है और पूर्ण रूप से समझेगी कि पत्रकारिता क्या है, मीडिया क्या है, असली मीडिया क्या है, ये जल्दी साबित होने वाला है, बहुत जल्दी। मैंने जैसे कि पिछली परिचर्चा में मैंने आपको बताया था ना कि जैसे जो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो अभी जो सामने आया सब कुछ, उसमें जितनी भी चीजें सामने आई वो सारी के सामने जो चीजें सामने आई वो किसी मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं आई। इंडियन एक्सप्रेस में कहीं एक आध कुछ खबरें छापी, बट 99% बातें जो है वो अल्टरनेट मीडिया जो है उससे आई। यूट्यूब पे चैनल देखिए, एक पूनम अग्रवाल है उनका देखिए, कई उन्होंने घंटों मेहनत की, रात में घर पे बैठ के कई सारे लोगों ने आरटीआई करके कुछ पेपर्स मंगवाए। एक यूट्यूब की पत्रकार है, पत्रकारिता उसका परिणाम। तो इन लोगों, ये जो यूट्यूब पे ये जो अल्टरनेटिव मीडिया जो उभर कर सामने आया है ना, ये वो रोल अदा कर रहा है जो किसी जमाने में अरुण शौरी ने किया था, किसी जमाने में सुचेता दलाल ने किया था, रूसी करंजिया ने किया था किसी जमाने में, ज्योतिरामय डे ने किया था, सैमुअल मैथ्यू जो है उन्होंने किया था, ये इन्होंने बोफोर्स हुआ, हर्षद मेहता, और ये सारे जो उन्होंने जो स्कैम जो सामने लाए थे जनता के सामने, ऐसा नहीं है कि इन्होंने किसी वैसे व्यक्ति के सामने लाए थे जो सत्ता में नहीं था। जब बोफोर्स का मामला उठा तो उस वक्त आप देखें जो चित्ता सुब्रमण्यम थी तो उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। हर्षद मेहता का जो स्कैम खुला तो नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। तो ये वो जो रोल है जो मेन स्ट्रीम मीडिया को अदा करना चाहिए था, अभी वो नहीं कर रही है। उन सारे जो बड़े बड़े जो पिलर्स थे मीडिया के, जो खोजी पत्रकार थे, उनका जो रोल है अब ये ऑल्टरनेटिव मीडिया अदा कर रही है। और इसलिए मैंने पिछली परिचर्चा में आपसे कहा था एक बात और बताना चाहते हैं, इस देश में ऐसे प्रखर पत्रकार दर्जनों जेल के अंदर बंद हैं, उन पे तरह तरह के मुकदमे लाद दिए गए हैं। जो लोग सत्ता से टकराने की कोशिश किए हैं आज वो जेल के सिकंजों में बंद है। जी बिल्कुल, उनके बारे में वही मैं कह रही हूँ कि एक मंच तो तैयार होना चाहिए, चाहे वो उस पे पाबंदी जुडिशियरी लगाए या फिर कोई एक ऐसी संस्था आगे आए जो इस पे अंकुश लगाए कि इस तरह की बातें जो हो रही है कि सत्ता पक्ष की इतनी हिम्मत हो गई है कि पत्रकार सत्ता पक्ष से सवाल करें और उसको आप जेल में बंद कर दें। देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया अपने वापस रास्ते पे आ जाए, इसके दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि एक वैसी संस्था हो या जो इस देश में जो प्रोटेक्टर हैं डेमोक्रेसी के, वो उन पर दबाव डालें, कुछ प्यूनिटिव एक्शंस लिए जाए उनके खिलाफ, एक ऐसा हो। दूसरा क्या है कि जब उनके बिजनेस के हितों पर चोट पहुंचेगी ना तो उनको समझ में आएगा। लोग उनको देखना छोड़ दे, सीधा है कि लोग उनको पढ़ना छोड़ दे, वो खुद मर जाएंगे। अब YouTube पे ऐसे चैनल्स हैं जो बिल्कुल फैक्टफुल बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल रिसर्च करके वेरीफाइबल फैक्ट्स के साथ में बातें कर रहे हैं। उनका आप देखेंगे कि 12 घंटा 13 घंटा में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यू चले जा रहे हैं। मैं नाम नहीं दूंगा तो लगेगा मैं किसी का प्रचार कर रहा हूं, तो उनके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज उनके चले जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर आप मेन स्ट्रीम मीडिया का चैनल देखिए तो वहां पे उतने व्यूज नहीं आ रहे हैं। रवीश कुमार को ही ले लीजिए ना उदाहरण के रूप में, मैं रवीश कुमार का नाम लेना चाहता हूँ, मैं प्रसून वाजपेयी का नाम लेना चाहता हूँ, क्यों नहीं हम नाम लें? अजीत तो कहने का मतलब है कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो अपने रास्ते से बिल्कुल अलग हट गई है, अगर उनका वापस रास्ते पे आना इस देश हित में है तो उनके बिजनेस पे जब चोट पहुंचेगी तो और ये चोट पहुंचनी शुरू हो गई है। उनको अभी एहसास हो रहा है कि उनकी व्यूअरशिप खुलती जा रही है। अब देखिए YouTube पर आप एक से एक वीडियो देखेंगी। आप उसमें एक वीडियो मैंने अभी देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया के किसी एक पत्रकार, किसी एक बहुत बड़े फेमस जो एंकर हैं, उनका एक 2 मिनट का क्लिपिंग आ गया था कि जब उनके किसी प्रोग्राम में जब कोई एक ऑपोजिशन पार्टी का व्यक्ति कुछ बोलने लगा कि इससे कुछ सत्ता पक्ष को नुकसान पहुंचेगा, तो इशारा कर रही थी अपने कैमरा पर्सन को कि इसको चुप करो, समथिंग लाइक दैट, कि चुप करो, इसकी आवाज कम करो, है ना। तो ये सब चीजें सामने आने लगी, तो लोग अब जो है वो अब समझने लगे हैं। धीरे धीरे समय लगता है और लोग धीरे धीरे समझने लगे हैं। इनको खुद एहसास होगा कि इनकी कोई विश्वसनीयता अब नहीं रह गई है, कोई इनको देख नहीं रहा है।
है ना, लोग मजाक कर रहा है, तो हाँ ये धीमे धीमे रास्ते पे आ जाएंगे। देखिए जैसे जैसे डेमोक्रेसी का ग्रो होता है ना, जैसे जैसे डेमोक्रेसी डेवलप होती है ना, अमेरिका को कितने साल लगे एक सशक्त डेमोक्रेसी बनने में, तो वो हमारे यहाँ जो है, एक तो हमारा कल्चर भी है, हम ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, तो आज भी वो जो राजशाही और जो फ्यूडलिज्म है हमारे देश में आज भी जिंदा है, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा समय लगेगा हमको होने में। हमारे यहाँ वो सब रिफॉर्म्स हुए नहीं। आज भी हमारे यहाँ जो सत्ता पक्ष है वो हमारे राजा होते हैं। मैं तो आज भी मानता हूँ कि हमारे देश में जो भीमराव अम्बेडकर ने जैसा कहा था, अम्बेडकर साहब ने, कि डेमोक्रेसी हमारे देश में सिर्फ टॉप सॉइल में है, ऊपर से दिखती है, गहरे तक नहीं है। गहरे आज भी बहुत बड़ी जनता जो है, हमको देखिएगा कि उसको एक राजा चाहिए होता है, एक वो मतलब हाँ राजा साहब है, वो वाली चीज है। तो ये धीमे धीमे खत्म होगी, धीमे धीमे खत्म होगी, धीमे धीमे कम होगा। और जैसा कि आजाद साहब ने बताया, आपने भी बताया कि हाँ धीमे धीमे मेन स्ट्रीम मीडिया को समझ में आने लगा है। और इसलिए अब मैं पिछले कुछ दिनों में देख रहा हूँ, 5-6 दिनों में या 15-20 दिनों में, कि अब वो थोड़ा बहुत ऑपोजिशन को भी कवर करना शुरू कर रही है। या तो हो सकता है उसको कुछ इंडिकेशन मिला हो। अब आप देखिएगा थोड़ा बहुत कुछ मैं देख रहा हूँ कि आना शुरू हुआ है। वो फैक्ट चेक करना शुरू किए हैं। जब लोग गालियां देनी शुरू की सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, अब जो है तो कुछ पत्रकार जो है लग रहा है उनको कि शायद इनके दिन बहुरने वाले हैं, और तो इस तरह की बात थोड़ी बहुत लग गए। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने कल या परसों ट्विटर पे देखा, एक वैसे पत्रकार हैं जो बड़े ही प्रसिद्ध माने जाते हैं, वो जो सत्ता पक्ष की पूजा पाठ करने के लिए, उनका ट्विटर पर देखा कि उन्होंने लिखा है कि पहले चरण के चुनाव के बाद, है ना, उन्होंने जो स्टेटमेंट लिखा है उसमें, वो बड़ा मुझे आश्चर्य लगा। काफी इसकी चर्चा हो रही है कि उन्होंने कैसा ऐसा लिख दिया कि जमीन पे क्या स्थिति है क्या नहीं है। उन्होंने बताया जो कि बड़ा फेवरेबल नहीं था जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है उसके लिए, जो उनका स्टेटमेंट था उसकी काफी चर्चा हो रही है। तो लोगों को लग रहा है धीमे धीमे, देखिए सबको खबर तो आती है ना कि आम जनता में क्या बातें होने लगी है, खबर तो आती है ना। लोग अब उनको दे रहे हैं, अब उनको चैलेंज लोग। सिन्हा साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब गो बैक के नारे लगने लगे हैं। वीडियो ऑन करिए। क्या वीडियो आप ऑन करें। अच्छा इंदु जी, मुझे थोड़ा जाना होगा जी, 2-4 मिनट में, ठीक है ना, समाप्ति की ओर। ठीक है, 2 सेकंड ये कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? वीडियो और ऑडियो दोनों ही ऑन करें। उनका लगता है हाँ अभी हाँ। तो आप अपनी बात कि अब तो गो बैक का नारा हर जगह लगना शुरू हुआ है, तो थोड़ा तो भाषा बदलना होगा, क्योंकि ये स्टूडियो में बैठ के ये सब कुछ नहीं होता है, फील्ड में भी जाना है। और नारा ही नहीं लग रहा है, बट जो नारा लग रहा है वो उसकी खबरें भी फैल जा रही है। मान लीजिए नारा लगा, किसी को पता नहीं लगा तो वो भी चलता। नारा लग रहा है, टेक्नोलॉजी के फायदे भी तो है ना। किसी ने उसको वीडियो बना लिया, मोबाइल से सबके हाथ में है, और उसने भेज दिया, वो हो गया, वायरल हो गया वो। तो अब ये भी है ना कि नारा भी लग रहा है और वो पूरा वायरल भी हो जा रहा है लोगों को। तो अब ऐसा भी नहीं है कि हमारी इज्जत जो है चोट पहुंची है प्रतिष्ठा पे, तो वो कहीं किसी कोने में ऐसा नहीं। जनता बहुत ताकतवर होती है और एक से एक लोगों को वो सीधे रास्ते पे लाती है। अंत में जनता ही और जन आंदोलन से ही ये ठीक हो। बिल्कुल। आप पूरी जनता को कुछ ही दिन के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, लंबे समय नहीं बना सकते। ठीक है, जन आंदोलन से एक रास्ता निकलता है और रास्ता निकलेगा, और फिर प्रजातंत्र में हम लोग विश्वास करेंगे और मीडिया पे भी विश्वास करेंगे, और फिर एक सार्थक चर्चा को लेकर हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।